चलिए, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका हम पढ़ रहे थे। कितने प्रश्न हो गए थे हमारे, कहाँ तक पहुंच गए थे? 51 तक। 51 हो गए थे। क्या पढ़ लिया हमने? अस्तिकाय किसे कहते हैं? अस्तिकाय की चर्चा कर रहे थे। अस्तिकाय आपको समझ में आया कि नहीं आया? अस्तिकाय की चर्चा कर रहे थे हम, तो अस्तिकाय क्या होता है ये समझ में आई बात आपको कि नहीं आई? देखिए, अस्तिकाय मतलब क्या लिखा यहाँ? बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्तिकाय कहते हैं। अब इसको ध्यान से सुनना, आपको समझ में आ जाएगा सब। ढंग से सुनोगे, ध्यान से सुनोगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ठीक। अस्तिकाय, अस्थि का अर्थ क्या होता है? अस्थि मतलब, अस्थि मतलब क्या होता है? बहुत संख्या होती है उसको ना पंडित जी, बहुप्रदेशी। अस्थि यानी जिसका अस्तित्व होता है वो। राइट राइट। अस्थि माने, अस्थि क्या मतलब होता है? अस्थि माने है, अस्तित्व गुण पढ़ा था ना हमने। अस्थि का अर्थ होगा है, जिसकी सत्ता है। ठीक। और काय, काय का मतलब क्या होता है? काय का क्या अर्थ होगा? काय का सिंपल सा अर्थ बताना है, क्या होता है काय मतलब? सबने पढ़ा है हमने। पर्याय काय है, मतलब क्या? पर्याय ना जो है नहीं, अस्तित्व। अस्थि काय कार्य। काय मतलब, काय मतलब क्या होता है? इतना सिंपल है। क्या होता है काय मतलब? काय का अर्थ क्या है? काय मतलब शरीर। शरीर। काय मतलब बस, काय मतलब शरीर। काय का क्या अर्थ होता है? काय मतलब शरीर होता है। मन वचन काय बोलते हैं ना अपन, तो मन वचन काय, काय मतलब क्या? काय मतलब पूरा शरीर होता है। तो अस्थि काय, या कहना क्या चाहते हैं, इसका अर्थ क्या होगा? अस्थि मतलब है और काय मतलब शरीर, तो अर्थ क्या हुआ? शरीर है, ऐसा अर्थ हुआ। तो ऐसा अर्थ नहीं लेना है यहाँ। यहाँ क्या पकड़ना है कि जैसे जिस प्रकार ये जो शरीर है, ये शरीर कितने प्रदेशी है, माने कितने प्रदेशों से, कितने परमाणुओं से बना हुआ है? कितने परमाणुओं से बना है? एक सिंगल परमाणु से बना है क्या? बोले एक सिंगल परमाणु से नहीं बना हुआ। ये शरीर जो पूरा है, वो पूरा शरीर असंख्यात प्रदेश या अनंत प्रदेश, प्रदेश या परमाणु कहो, प्रदेश कहूं या परमाणु कहूं, कितनी वस्तुओं से मिलकर के बना है, कितनी चीजों से मिलकर के बना है। तो कितने परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है? कि बोले असंख्यात कहो, अनंत कहो, अब कितने भी हो सकते हैं, वो तो हम गिन नहीं सकते। असंख्यात भी हो सकते हैं या अनंत परमाणु भी हो सकते हैं। ठीक है। तो जिस प्रकार ये शरीर असंख्यात या अनंत परमाणुओं का बना हुआ है, मतलब बहुप्रदेशी है। क्या कहा? मतलब बहुप्रदेशी है। जैसे आत्मा, आत्मा कितने प्रदेशी है? जीव कितने प्रदेशी है? बोले जीव बहुप्रदेशी। असंख्यात प्रदेशी है। बहुप्रदेशी है ना, बहुप्रदेशी मतलब असंख्यात प्रदेशी है। तो जीव भी असंख्यात प्रदेशी है। असंख्यात प्रदेशी मतलब बहुप्रदेशी है। तो बहुप्रदेशी होने के कारण उसको भी क्या कहते हैं? बोले वो भी अस्तिकाय है। समझ में आ रही बात? अब रहने के लिए जगह वो मत गिनना। रहने के लिए कितनी जगह लगती है, असंख्यात प्रदेश लगते हैं कि नहीं लगते हैं, कि वो प्रदेश अलग है, आकाश द्रव्य के प्रदेश अलग है। अब वो वस्तु जो बनी हुई है, वो वस्तु ही वो जितने प्रदेशों से मिलकर बनी है, उसको बहुप्रदेशी है कि वो सिंगल प्रदेश है, ये भी हमें देखना है। समझ में आ रही बात? जिस प्रकार ये काय बनी हुई है, जिस प्रकार ये शरीर बना हुआ है, असंख्यात या अनंत प्रदेशों से मिलकर के ये पूरी काय बनी है, ये पूरा शरीर बना है। जिस प्रकार अपनी आत्मा भी असंख्यात प्रदेशी है। उसका आकार क्या है आत्मा का? आत्मा का आकार हमने पढ़ा था ना, प्रदेशत्व गुण होता है ना, प्रदेशत्व गुण। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो प्रदेशत्व गुण के कारण वस्तु का कोई ना कोई आकार होता है, ये बात हमने पढ़ी थी। तो आत्मा का आकार क्या है?
आत्मा का आकार कौन सा है? तो हमने पढ़ा था कि असंख्यात प्रदेशी है। व्यवहार नय से देखे तो व्यवहार नय से जिस शरीर में जाता है उस शरीर के आकार का है, अनुगुरु देह अपमानो। और निश्चय नय से देखे तो बोले निश्चय नय से देखने पर असंख्यात प्रदेशी है। असंख्यात प्रदेशी मतलब अब वो संकोच विस्तार के कारण कम ज्यादा हो सकता है, परंतु एक भी प्रदेश उसमें से कम नहीं होगा। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? थोड़ी थोड़ी पकड़ में आ रही बात। अब जगह की अपेक्षा मत देखो, प्रदेश मतलब जगह मत पकड़ो। प्रदेश का अर्थ यहाँ जगह नहीं है, नहीं तो कोई जगह पकड़ ले। दो अर्थ होते हैं यहाँ, दो अर्थ निकलेंगे इसमें से। एक तो ये वस्तु ही जिससे बनी हुई है, माने कितना बड़ी होगी तो बहुप्रदेशी है, और सिंगल होगी तो एक प्रदेशी है। तो ऐसे कितने कितने द्रव्य है कि जो बहुप्रदेशी होते हैं, और कोई ऐसा भी द्रव्य होता है क्या कि जो सिंगल होता है, जो एक ही प्रदेशी होता है, जो डबल नहीं हो सकता? होता है ऐसा कि नहीं होता है? हमने अभी तक पढ़ा है तो आपको पता हुआ होना चाहिए। तो ऐसा भी कोई द्रव्य होता है क्या कि जो सिंगल होता है, जो डबल नहीं हो सकता, जो मिल नहीं सकता, जो एक में एक नहीं हो सकता? ऐसा कौन सा द्रव्य है? कालाणु। हमने पढ़ा था, वो हाथ ध्यान में रखना, एक 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 सिंगल 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 है, वो डबल नहीं हो सकते, वो इधर उधर मिल नहीं सकते। तो वो जो वो जो कालाणु बना हुआ है वो सिंगल ही है, और वो अकेला ही है, इसलिए वो एक प्रदेशी कहलाता है, वो बहुप्रदेशी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसे कितने द्रव्य है कि बोले जो बहुप्रदेशी है? कितने द्रव्य है ऐसे? तो देखिए नीचे लिखा, बोले जीव। जीव कितने प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी है। उद्गल, उद्गल कितने प्रदेशी है? उद्गल संख्यात भी हो सकता है, असंख्यात भी हो सकता है, अनंत भी हो सकता है, उसका कोई माप तोल नहीं है। क्यों माप तोल नहीं है? क्योंकि वो मिलता बिछुड़ता रहता है, कभी कम ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए उसका नाप तोल कोई नहीं है। ठीक, तो पुद्गल। फिर धर्म, धर्म द्रव्य कैसा है? धर्म द्रव्य एक प्रदेशी है कि बहुप्रदेशी है? बहुप्रदेशी। बहुप्रदेशी है। क्यों बहुप्रदेशी है? क्योंकि वो सिंगल ही है, एक ही है धर्म द्रव्य। और कहाँ कहाँ फैला हुआ है? पूरे पूरे लोक के अंदर फैला हुआ है। तो जो सिंगल होता है वो फैल सकता है क्या? वो नहीं फैल सकता। तो उसके तो बहुप्रदेश है, माने वो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है इसका मतलब बहुप्रदेशी, बहुत बड़ा है मतलब बहुप्रदेशी है। समझ में आ रही बात? बहुत बड़ा मतलब बहुप्रदेशी, और सिंगल मतलब एक प्रदेशी। समझ में आ रही? अब जगह की अपेक्षा मत पकड़ना, जगह की अपेक्षा उसका खुद का आकार, उसका खुद का आकार, जीव का खुद का आकार कैसा है? असंख्यात प्रदेशी। उद्गल का खुद का आकार कैसा है? बोले परमाणु की अपेक्षा से देखे तो एक प्रदेशी। उद्गल परमाणु की अपेक्षा से देखे तो एक प्रदेशी, और उद्गल स्कंद की अपेक्षा से देखे तो संख्यात भी हो सकता है, असंख्यात भी हो सकता है, और अनंत भी हो सकता है। कितना भी हो सकता है, उसकी कोई नाप तोल नहीं है। समझ में आ रही बात? रेखा जी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप तो नहीं नहीं दिख रहे हो, तो आपको समझ में आ रही है? यहाँ तक ये पढ़ लिया आपने कि नहीं पढ़ा? माइक माइक ऑन करो। ये पढ़ लिया आपने कि नहीं पढ़ा? ये अभी आपने बताया ना, तभी क्या लॉकडाउन में क्लास बंद था ना, फिर उसके बाद वह चले बंद हो गई थी ना पाठशाला। अब आपके पास आ गए हैं तो सीख लेंगे। अच्छा सीख लेंगे, चलो कोई बात नहीं। ये नहीं, अभी क्या है थोड़ा डीप में चल रहा है हमारा, अभी बड़ी बड़ी बातें हो गई, अब अंदर थोड़ी सूक्ष्म बातें आ रही है, इसलिए थोड़ा मन लगा के सुनना तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ओके, क्या कहा? फिर से बता रहा हूं, फिर से सुनो ध्यान से। अस्तिकाय मतलब क्या? अब प्रदेश मतलब आकाश द्रव्य के प्रदेश नहीं पकड़ना है, अब रहने की जगह नहीं देखना है,
अब जगह नहीं पकड़ना है, अब क्या पकड़ना है, यहाँ क्या लिखा, बोले बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्थिकाय कहते हैं। बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्थिकाय कहते हैं। क्या लिखा, बहुप्रदेशी द्रव्य को, बहु मतलब बहुत सारे, बहुत सारे में कितने, कितने आ सकते हैं, बोले एक होगा तो एक प्रदेशी कहेंगे, दो होगा तो दो प्रदेशी कहेंगे, और दो से ज्यादा होंगे तो, बोले दो से ज्यादा होंगे तो उसे बहु कहते हैं। कितना कह देते हैं, बहु कह देते हैं। अब बहुत में कितने आ गए, बोले 100 भी आ गए, 1000 भी आ गए, लाख भी आ गए, संख्यात भी आ गए, असंख्यात भी आ गए, अनंत भी आ गए। ये बहु शब्द में कितने भी आ सकते हैं, इसका कोई नापतोल नहीं है या एंड ही नहीं है इसका, कितने भी आ सकते हैं। तो क्या कहा, बोले बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्थिकाय कहते हैं। अब जीव का आकार यदि देखे तो जीव का आकार कैसा है, बोले शरीर की अपेक्षा से देखे तो जो जो शरीर है उसके अनुसार उसका आकार है, जिसके शरीर में चला जाता है उसके अनुसार उसका आकार हो जाता है। तो ये तो व्यवहार नय से बात है, ये क्या है, ये व्यवहार नय से बात है। और निश्चय नय से देखे तो असल में देखा जाए तो यदि शरीर ही नहीं बचा तो, शरीर की अपेक्षा से नहीं देखे तो नहीं देखने पर उसके असंख्यात प्रदेशी उसका आकार है। कैसा है, अब वो गोल नहीं है, चौकोर नहीं है, कुछ नहीं बता नहीं सकते, वो सर्कल में नहीं है, ट्रायंगल में नहीं है, कुछ बता नहीं सकते। वो तो बस बोलने में क्या आएगा कि एक प्रदेश नहीं है, असंख्यात प्रदेशी है। कितना है, असंख्यात प्रदेशी है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आकार की अपेक्षा से देखना है, ठीक है। तो जीव के कितने प्रदेश, बोले असंख्यात प्रदेश, ठीक है। इसलिए असंख्यात होने के कारण उसे बहुप्रदेशी कहते हैं, ठीक। और बहुप्रदेशी होने के कारण उसे क्या कहेंगे, अस्थिकाय कहेंगे। क्या कहेंगे, अस्थिकाय कहेंगे। समझ में आ रही बात। दूसरा द्रव्य पुद्गल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा से देखना है। पुद्गल द्रव्य में क्या है, पुद्गल द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पुद्गल परमाणु, दूसरा होता है पुद्गल स्कंध, ठीक है। पुद्गल स्कंध। अब पुद्गल परमाणु का आकार यदि देखे, पुद्गल परमाणु का आकार यदि देखे तो वो एक प्रदेशी है, उसको रुकने के लिए जगह भी एक प्रदेश लगती है और उसका आकार भी एक प्रदेश जितना ही है। कैसा है उसका आकार, एक प्रदेश जितना ही है। उसको लगती कितनी जगह है, एक प्रदेश ही लगता है। तो वो सिंगल परमाणु की अपेक्षा से देखे तो वो परमाणु अस्थिकाय नहीं है। परमाणु अस्थिकाय है क्या, नहीं है। क्यों अस्थिकाय नहीं है, क्यों नहीं है परमाणु अस्थिकाय, बोलो। क्योंकि वो बहुप्रदेशी नहीं है ना। वेरी गुड, क्या कहा, क्योंकि वो बहुप्रदेशी नहीं है। समझ में आ रही बात, वीडियो ऑन करो सभी। क्या कहा, वो बहुप्रदेशी है क्या, वो परमाणु है ना, तो परमाणु है इसलिए वो बहुप्रदेशी नहीं है, बहुप्रदेशी नहीं है, इस कारण से उसे अस्थिकाय भी नहीं कहा जाएगा, ठीक। परमाणु को, और यहाँ पुद्गल लिखा हुआ है कि पुद्गल को अस्थिकाय कहते हैं, तो दूसरी अपेक्षा भी समझना। अब पुद्गलों में एक शक्ति होती है, कौन सी शक्ति होती है, एक परमाणु दूसरा परमाणु मिल सकता है, मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, ये पावर होती है ना उसके अंदर। अब ये जो शरीर बना है हमारा, ये भी पुद्गलों से ही बना हुआ है, पुद्गल परमाणु का ही बना हुआ है। अब एक पुद्गल परमाणु से बना है क्या, एक पुद्गल परमाणु से तो नहीं बना, इसमें बहुत सारे पुद्गल परमाणु भरे हुए हैं। तो ये जो बना हुआ है ये पुद्गल परमाणु मिल भी सकते हैं, मिल सकते हैं मतलब चिपक भी सकते हैं, उनका समूह भी हो सकता है, उनका ग्रुप भी बन सकता है। समझ में आ रही बात। तो जब वो पुद्गल परमाणु ग्रुप रूप हो जाते हैं, ग्रुप उनका बन जाता है, तो बोलते हैं वो बहुप्रदेशी हो जाते हैं। जब ग्रुप हो जाता है उनका तो वो बहुप्रदेशी हो गया, और जब वो सिंगल रहता है तो बोले एक प्रदेशी है। समझ में आ रही बात। अब जब ग्रुप बन गया तो बोले बहुप्रदेशी है,
अब एक है तो उसे अस्थिकाय कहेंगे क्या? जब एक होगा तो अस्थिकाय कहेंगे क्या? बोले नहीं नहीं। कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो एक प्रदेशी है। और दूसरा पॉइंट, बोले जब वो ग्रुप बन जाता है तो, बोले जब ग्रुप बन जाता है तो वो बहुप्रदेशी हो गया और उसे अस्थिकाय कह देते हैं। मात्र पुद्गलों में ही ये सामर्थ्य है, इसके अलावा और दूसरा कहीं नहीं लगेगा। ठीक। फिर तीसरा द्रव्य है धर्म द्रव्य। अब धर्म द्रव्य भी पुद्गल जैसा है क्या? सिंगल पुद्गल परमाणु जैसा सिंगल है क्या? वो भी सिंगल नहीं है। वो तो इतना बड़ा है, कितना बड़ा है? लोक आकाश के बराबर है। तो लोक आकाश के बराबर होने के कारण वो भी असंख्यात प्रदेशी है। वो भी कैसा है? वो भी असंख्यात प्रदेशी है। समझ में आ रही बात? पंडित असंख्यात जी, पंडित जी है। इसमें भी व्यवहार निश्चय लगेगा क्या? जैसे आप बताते कि धर्म द्रव्य एक है, बोलने से तो एक है, तो आप नहीं नहीं, इसमें भी। एक है मतलब, एक है मतलब क्या? एक है मतलब जैसे जीव अनंत है ना, जीवों हाँ। की संख्या अनंत है, तो ऐसे धर्म द्रव्य की संख्या अनंत नहीं है। धर्म द्रव्य है तो एक ही, पर एक होते हुए भी इतना बड़ा है। कितना बड़ा है? द्रव्य की संख्या है एक। धर्म द्रव्य की, अधर्म द्रव्य की, आकाश द्रव्य की संख्या है एक। एक 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 है सारे ये। ठीक। और एक एक होते हुए भी असंख्यात असंख्यात प्रदेशी धर्म और अधर्म द्रव्य है। और आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है, माने उसका आकार ही कितना बड़ा है? बोले आकार में बहुत बड़े हैं। जैसे पुद्गल परमाणु है भी सिंगल और आकार भी इतना सा है। समझ में आ रही बात? है भी सिंगल पुद्गल परमाणु और आकार कितना है? बोले इतना इतना सा है। इसलिए वो जो है उसे अस्थिकाय नहीं कहा जाता। और धर्म द्रव्य बोले आकार में बहुत बड़ा है, उसमें असंख्यात प्रदेश आ ही जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि लोक आकाश के बराबर है। लोक आकाश के बराबर है और लोक आकाश स्वयं खुद में ही असंख्यात प्रदेशी है, इसलिए उसमें असंख्यात प्रदेश आ जाते हैं। समझ में आ रही बात? अब धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य दोनों भी असंख्यात प्रदेशी है, उसमें भी सिंगल प्रदेश नहीं है। असंख्यात होने के कारण उसे भी अस्थिकाय कहते हैं। ठीक। फिर आकाश द्रव्य, आकाश द्रव्य का भी ऐसा ही है। आकाश द्रव्य की संख्या भी एक ही है। आकाश द्रव्य की संख्या वो भी एक ही है। आकाश कितने हैं? आकाश द्रव्य एक ही है। वो कितना बड़ा है कि बड़े की अपेक्षा से देखे तो अनंत प्रदेशी है। कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? अनंत प्रदेशी है। ठीक। और काल द्रव्य, बोले काल द्रव्य एक एक ही होते हैं। काल द्रव्यों की संख्या देखे तो काल द्रव्यों की संख्या है असंख्यात। काल द्रव्यों की संख्या कितनी है? असंख्यात। और वो सिंगल सिंगल ही होते हैं, वो एक में एक नहीं हो सकते। उनका आकार कितना है? काल द्रव्य का आकार कितना है? एक एक कालाणु का आकार कितना है? बोले लोक पुद्गल परमाणु की तरह है, एक प्रदेशी है उनका आकार। उनका आकार कितना है? एक प्रदेशी आकार है बस। समझ में आ रही बात? वो एक प्रदेशी आकार है और वो पुद्गल की तरह मिल नहीं सकते, उनका ग्रुप नहीं बन सकता। उनका ग्रुप बन सकता है क्या काल द्रव्यों का? काल द्रव्यों का ग्रुप नहीं बन सकता। जिस प्रकार ये पुद्गल का ग्रुप बना ना, वैसे काल द्रव्य का ग्रुप नहीं बनता। वो रत्न राशि के जैसे हैं। रत्न राशि मतलब रत्नों के समान है, कि जैसे एक बहुत बड़ा खजाना है, खजाने का घर है, खजाने के घर में आना 1000 सालों से रत्न पड़े हुए हैं। कितने पड़े हुए? रत्न रत्न पड़े हुए हैं, मानिक मोती ये पड़े हुए हैं। अब बताओ 1000 साल से पड़े हुए, अब वो अलग अलग रहेंगे कि 1000 सालों में मिल जाएंगे? क्या हो जाएगा? मिल सकते हैं क्या? अरे 1000 साल हुआ है, कुछ भी हो सकता है, उसमें क्या है? नहीं मिलेंगे, वो सिंगल सिंगल ही रहेंगे। ऐसे ही कालानु भी पूरे लोक के अंदर ठसाठस भरे हुए हैं,
पूरे लोक के अंदर असंख्यात भरे हुए हैं और वो अलग अलग ही होते हैं, वो एक में एक नहीं हो सकते। इसलिए काल द्रव्य को छोड़ करके बाकी 5 द्रव्यों को अस्तिकाय कहते हैं। समझ में आई बात कि ऊपर से चला जा रहा है? पंडित जी, हाँ बोलिए। ये धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य में असंख्यात प्रदेश रहते हैं, इसलिए उनको मतलब असंख्यात प्रदेश कहते हैं, मतलब उसमें आता हाँ, अस्तिकाय में आता असंख्यात है। प्रदेश है उनके अंदर, हम्म, उनका आकार ही असंख्यात प्रदेशी है। समझ में आ रही है? असंख्यात प्रदेशी उनका आकार ही है। अब आकार कैसे बताएंगे उनका? कौन सा आकार है? एक तो हमने लोक का आकार बता दिया कि लोक के जैसे हैं, ये बात तो सबको समझ में आती है, पर ये तो लोक के आधार से हमने बनाया, लोक के आधार से बनाया। पर असलियत में उनका आकार कैसा है? कि असलियत में उनका आकार देखा जाए तो असंख्यात प्रदेशी है। समझ में आ रही बात? अब आकाश द्रव्य, आकाश द्रव्य का क्या आकार है? लोक के अंदर जितना है उसे लोकाकाश कहते हैं, और लोक के बाहर जितना है उसे अलोकाकाश कहते हैं। पर असलियत में आकाश का, ये तो लोक के आधार से आपने बताया, पर असलियत में क्या है कि बोले अनंत प्रदेशी है बस। जैसे जीव का हम बताते हैं ना, शरीर में चला जाता है तो शरीर के आकार का है, ये शरीर के माध्यम से देखा, शरीर की तरफ से देखा। अब असली आत्मा का आकार बताओ क्या है? असली जीव का आकार क्या है? कि बोले असंख्यात प्रदेशी। समझ में आ रही बात? अब प्रदेश और जीवों की संख्या, द्रव्यों की संख्या, ये दोनों मिक्स नहीं करना है। प्रदेश चीज अलग होती है, द्रव्यों की संख्या चीज अलग होती है। हम अधिकतर इन दोनों को मिला देते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये द्रव्य कितने हैं, ये प्रदेश कितने हैं। तो प्रदेश अलग होते हैं, माने प्रदेशों की संख्या अलग है और द्रव्यों की संख्या अलग है। अब पूछता हूं मैं, ध्यान से सुनना, मैं क्या पूछ रहा हूं, आंसर बताना है। जीव द्रव्य कितने हैं? है। जीव द्रव्य कितने हैं? जीव द्रव्य कितने हैं? अनंत है, अनंत है। और कितने हैं? एक अनंत है। अनंत। समझ में आ रही बात? जीव द्रव्य कितने हैं? कि जीव द्रव्यों की संख्या तो अनंत है, अनंत ठीक है। है। अब एक जीव के कितने प्रदेश होते हैं? असंख्यात प्रदेश। असंख्यात प्रदेश होते हैं। समझ में आ रही बात? एक जीव के असंख्यात प्रदेश होते हैं। दूसरी बात, उद्गल द्रव्य कितने हैं? अनंत अनंत। उद्गल द्रव्य कितने हैं? अनंत अनंत। अनंत अनंत है। जीवों से अनंत गुने हैं, कितने हैं? जीवों से अनंत गुने हैं, माने अनंतानंत पुद्गल द्रव्य है। एक एक परमाणु की अपेक्षा से अनंतानंत पुद्गल द्रव्य है। और अनंतानंत पुद्गल द्रव्यों में प्रदेश कितने होते हैं? प्रदेशों की अपेक्षा देखें तो प्रदेश कितने हैं? कितने हैं प्रदेश? प्रदेशों की संख्या कितनी है? असंख्यात प्रदेश है। असंख्यात है। उद्गल नहीं, की बोले ना उद्गलों पंडित के, जी, एक नहीं एक प्रदेश उद्गलों है। के, एक एक प्रदेश है। नहीं वो तो परमाणु की अपेक्षा हुआ। परमाणु हाँ होगा तो एक प्रदेशी, ठीक हाँ, है। और स्कंद यदि मिल जाता है, माने यदि वो परमाणु 2 मिलते हैं तो भी संख्या में आ जाते हैं, तो 3 बहुप्रदेशी हो मिलते हैं जाएंगे। तो भी संख्या में आ जाते हैं, ठीक है। तो बहुप्रदेशी तो होंगे, पर इसके 3 प्रकार कहे जाते हैं। प्रदेशों की संख्या 3 प्रकार से कही जाती है, असंख्यात, संख्यात और अनंत। संख्यात, असंख्यात, अनंत, ये तीनों प्रकार के प्रदेश उद्गल द्रव्य के हो सकते हैं। प्रदेश हो सकते हैं माने आकार हो सकता है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उद्गल द्रव्य में 2 टाइप, उद्गल द्रव्य में 2 प्रकार। यदि सिंगल परमाणु होगा तो एक प्रदेशी, सिंगल होगा तो एक प्रदेशी। और यदि मिल जाता है तो मिलने के बाद संख्यात भी हो सकता है, असंख्यात भी हो सकता है और अनंत भी हो सकता है। संख्यात में 2 होंगे तो भी संख्यात में आएगा, 3 होंगे तो भी संख्यात में आएगा, वो संख्या है ना। अब कितने भी हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे कितने भी हो, वो सारे के सारे संख्यात के अंदर ही आएंगे, ठीक। और जिसकी गिनती नहीं हो सकती वो असंख्यात,
और अनंत बोले जिसका एंड ही नहीं है उसे अनंत कहते हैं। ठीक, तो ये 3 प्रकार के प्रदेश उद्गल द्रव्य के होते हैं। अब पंडित धर्म जी, द्रव्य, अगर कोई पूछे कि जीव का आकार कैसा है, तो मतलब उसकी डेफिनेशन हम लोग कैसे बताएंगे? बस इतना ही बताना है कि शरीर की अपेक्षा से देखे तो शरीर के आकार का है, और यदि असलियत में देखे, निश्चय से देखे, निश्चय नहीं से देखे तो असंख्यात प्रदेशी है। बस समझ में आ रही बात? असंख्यात प्रदेशी है, ये जीव का आकार है, ये जीव के आकार की चर्चा यहाँ की जा रही है। अब धर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य कितने हैं? कितने हैं धर्म द्रव्य? धर्म द्रव्यों की संख्या कितनी है? कितने होते हैं धर्म द्रव्य? बोलो। असंख्यात। धर्म ऐसे देखे द्रव्य तो पूछ रहा हूं एक है, मैं। लेकिन असंख्य धर्म द्रव्य तो एक ही है, एक है। ठीक है। धर्म द्रव्य की संख्या एक ही है, और प्रदेशों की अपेक्षा से देखें तो धर्म द्रव्य के प्रदेश कितने हैं? प्रदेश पूछने पर असंख्यात प्रदेश हैं। कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश है। इसलिए दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। संख्या अलग चीज है और प्रदेश अलग चीज है। ऐसे ही सेम टू सेम अधर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्यों की संख्या कितनी है? एक। एक ही है। अधर्म द्रव्य कितने होते हैं? बोले एक ही होता है। और उसके प्रदेश कितने होते हैं? कि उसके प्रदेश देखा जाए असंख्यात। तो असंख्यात ही होंगे। आकार, प्रदेश माने असलियत में आकार कितना होता है, उसका कैसा होता है? कि असंख्यात प्रदेशी। आकाश द्रव्य कितना है? बोले आकाश द्रव्य की संख्या एक ही है। आकाश द्रव्य की संख्या एक ही है, एक ही लंबा चौड़ा आकाश है। और उसके कितने प्रदेश है? असंख्यात। असंख्यात नहीं, आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है। आकाश द्रव्य अनंत। कितना है? बहुत लंबा है ना। हाँ तो हाँ लोक आकाश असंख्यात प्रदेशी, लोक आकाश हाँ। असंख्यात प्रदेशी। लोक के अंदर जितना आकाश है उसे आकाश असंख्यात कहेंगे। तो लोक के बाहर भी है, तो लोक के बाहर भी होने के कारण वो अनंत प्रदेशी द्रव्य है। ठीक है। अब अंतिम बचा, अब काल द्रव्य को ढंग से सुनना। काल द्रव्यों की संख्या कितनी है? कितने हैं काल द्रव्य? काल द्रव्य कितने हैं? अनंत है। अनंत। गड़बड़ नहीं करना है। काल द्रव्य कितने असंख्यात। हैं? काल असंख्यात। द्रव्य की संख्या है असंख्यात। एक असंख्यात। एक काल कालानु द्रव्य एक गिनेंगे। ही है। हाँ, काल एक एक द्रव्य एक ही है, कालानु, कालानु असंख्यात है। एक एक कालानु को गिनेंगे तो एक एक कालानुओं की संख्या कितनी है? बोले असंख्यात। असंख्यात संख्या है। ठीक है। काल द्रव्य कितने? जैसे जीव द्रव्य अनंत है वैसे काल द्रव्य असंख्यात है। ठीक है। और उसके प्रदेश कितने हैं? बोले उसके प्रदेश एक एक ही है। हर एक कालानु के एक एक प्रदेश है, एक एक प्रदेश जितना ही उसका आकार है। तो एक पंडित जी, एक, द्रव्य की अपेक्षा से तो असंख्यात होंगे ना? काल हाँ द्रव्य। हाँ काल द्रव्य तो असंख्यात है, पर हाँ। प्रदेशों की संख्या देखे तो प्रत्येक द्रव्य का, प्रत्येक कालानु का एक एक प्रदेश है। तो वो एक प्रदेशी ही होता है। काल द्रव्य एक प्रदेशी ही होता है। काल द्रव्य बहुप्रदेशी नहीं हो सकता। काल द्रव्य बहुप्रदेशी नहीं हो सकता, इसलिए उसे अस्तिकाय नहीं कहते। अस्तिकाय नहीं कहते। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? हो गई क्लियर कि नहीं हुई? कंफ्यूजन हो अभी भी तो पूछना है। देखिए नीचे अपन पढ़ते जाते हैं, अब ये सारी बातें क्लियर होती जाएगी। देखिए पहला 50 नंबर का प्रश्न है, अस्तिकाय किसे कहते हैं? तो क्या कहा? बोले बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्तिकाय कहते हैं। ठीक, जिसके बहु प्रदेश होंगे, प्रदेश माने आकार, तो जिसका बहुत बड़ा आकार होगा, दो से अधिक आकार होगा, दो से अधिक जिसका आकार होगा उसे कहेंगे बहुप्रदेशी। ठीक, तो बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्तिकाय कहते हैं। अब ऐसे कितने द्रव्य हैं कि जो बहुप्रदेशी है? बोले जीव, बोले जीव बहुप्रदेशी है। कितने प्रदेश होते हैं? बोले असंख्यात होते हैं। पुद्गल, बोले पुद्गल भी बहुप्रदेशी है। कैसे? बोले पुद्गल के 3 प्रकार के प्रदेश होते हैं।
संख्यात, असंख्यात, अनंत, ये तीनों प्रकार के हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट, धर्म, अधर्म और आकाश, बोले ये भी बहुप्रदेशी है। धर्म और अधर्म ये असंख्यात प्रदेशी है, और आकाश द्रव्य ये अनंत प्रदेशी है। ठीक, तो ये 5 द्रव्यों को क्या कहा, बोले ये 5 द्रव्य अस्तिकाय है। ये 5 द्रव्य कैसे हैं, अस्तिकाय हैं। समझ में आ रही बात। अब अगला 52 नंबर का प्रश्न है, काल द्रव्य अस्तिकाय क्यों नहीं है। काल द्रव्य अस्तिकाय क्यों नहीं है, पंडित जी, क्योंकि काल द्रव्य एक प्रदेशी है, इसलिए वह अस्तिकाय नहीं है। हो गई बात क्लियर। बोलिए क्या बोल रहे हैं। पंडित जी कितने द्रव्य अस्तिकाय का वो वापस बताइए ना। 5 द्रव्य अस्तिकाय हैं। कितने द्रव्य अस्तिकाय हैं, 5 हाँ। द्रव्य अस्तिकाय होते हैं। अस्तिकाय का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं, वो जीव पुद्गल का आपने बताया था ना अभी। हाँ, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये 5 द्रव्य अस्तिकाय में आते हैं, और बाकी काल द्रव्य छोड़ देते हैं। काल द्रव्य को क्यों छोड़ा हमने, क्यों छोड़ा, अगला प्रश्न ये है। क्योंकि काल द्रव्य एक प्रदेशी होने के कारण उसे अस्तिकाय में नहीं गिना जाता, वो अस्तिकाय में नहीं आता। हम इतने में कंफ्यूज हो रहे हैं, इतनी बात हमारे दिमाग में नहीं आ रही है। तो जब पंचास्तिकाय पढ़ेंगे, 5 अस्तिकाय नाम का एक ग्रंथ है इतना बड़ा, आचार्य कुंद कुंद देव का। अब इतने बड़े ग्रंथ में उनने क्या लिखा हुआ होगा, इतनी बड़ी बड़ी चर्चाएं हैं। अब वो कब समझ में आएगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। क्या क्या कहा, 5 प्रकार के अस्तिकाय द्रव्य होते हैं। कौन कौन से, बोले जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। काल होता है क्या कि नहीं, नहीं, काल द्रव्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो एक प्रदेशी है, उसे ज्यादा जगह नहीं लगती है, वो ज्यादा बड़ा नहीं है, वो एक 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 एक, एक सिंगल प्रदेशी होने के कारण वो बहुप्रदेशी नहीं है, और बहुप्रदेशी नहीं होने के कारण उसे अस्तिकाय नहीं कहा जाता। ठीक, चलिए अब पुद्गल द्रव्य की चर्चा कहेंगे नीचे, कि पुद्गल परमाणु भी एक प्रदेशी है। हमने जो बात पढ़ी थी, पुद्गल परमाणु, जो छोटा छोटा सा पुद्गल परमाणु है, वो भी एक प्रदेशी है, वो भी सिंगल है, फिर भी वह अस्तिकाय कैसे है। फिर भी वे अस्तिकाय कैसे कहा तो आपने, तो देखिए नीचे उत्तर दिया, यद्यपि पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है, फिर भी उसमें स्कंध रूप होने की ताकत है। किस रूप होने की ताकत है, स्कंद रूप होने की ताकत है। स्कंद रूप मतलब ग्रुप बनने की ताकत है, वो मिल सकता है, वो एक में एक हो सकता है। तो एक में एक होने की ताकत उस पुद्गल परमाणु के अंदर होती है, इसलिए उपचार से उसको अस्तिकाय कह देते हैं। उपचार से माने व्यवहार से, व्यवहार से उसे भी अस्तिकाय द्रव्य कहा जाता है। ठीक, समझ में आ रही बात। यदि पुद्गल परमाणु अभी होगा तो पंडित जी वो क्लियर हो गया। एक प्रदेशी पुद्गल परमाणु होगा तो, और यदि उनमें ग्रुप बन जाता है वो बहुप्रदेशी हो जाता है। वो बहुप्रदेशी हो गया, इसका मतलब अस्तिकाय में आ गया। ठीक, अब आगे देखिए, आगे हमने ये तो पढ़ लिया था कि प्रदेश किसे कहते हैं, प्रदेश का क्या अर्थ है। बोले आकाश के जितने भाग को एक पुद्गल परमाणु घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं। ठीक है, आकाश द्रव्य का जितना भाग, अब एक पुद्गल परमाणु पकड़ो, पुद्गल परमाणु कितना छोटा है, हम देख सकते हैं क्या उसे, हम देख नहीं सकते। वो हमारे दिखने में आता है क्या, कि वो दिखने में नहीं आता। अब ये छोटे 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 इतने बारीक बारीक टुकड़े करने, इतने छोटे छोटे टुकड़े करने, किसके, किसी भी द्रव्य की कर लो, जो भी आपको दिखाई देता है। अब इसके इतने छोटे छोटे टुकड़े करो, इतने छोटे छोटे टुकड़े करो कि जिसका दूसरा भाग नहीं हो सके, इतना बारीक टुकड़े टुकड़े करना है। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, हो सकते हैं। किसी से, जिससे करना हो आपसे उससे करना, पर इतना छोटा होना चाहिए
कि जिसके बाद अब उसका दूसरा टुकड़ा हो ही नहीं सकता। एक इतना छोटा टुकड़ा करना है और उस छोटे टुकड़े को कहेंगे पुद्गल परमाणु। उस छोटे टुकड़े को क्या कहेंगे? पुद्गल परमाणु। और उस छोटे टुकड़े को रहने के लिए माने माने वो जितने भाग को घेरता है, जितनी जगह उसको लगती है, उसे कहते हैं प्रदेश। उसे क्या कहेंगे? एक प्रदेश कहेंगे। समझ में आ रही बात? अब वो इतना छोटा है ना पुद्गल परमाणु, अब वो इतना छोटा है, इतना छोटा है, अब वो कितनी जगह घेरेगा, कितनी जगह में रह सकता है? बोले बहुत छोटी जगह लगेगी। तो वो जो सबसे छोटी जगह है, उस सबसे छोटी जगह को कहेंगे प्रदेश। सबसे छोटी जगह को कहेंगे प्रदेश। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब ऐसे इतने इतने छोटे छोटे प्रदेश और उन प्रदेशों के ऊपर बैठे हुए हैं एक एक काल द्रव्य। काल द्रव्य का आकार भी पुद्गल परमाणु जैसा ही होता है। काल द्रव्य कैसा होगा? बोले पुद्गल परमाणु के जैसा ही होगा। और वो कहाँ रखा हुआ है? कि पूरे लोक के अंदर और एक एक प्रदेश के ऊपर एक एक स्थित है। और इतने आसपास होते हुए भी, इतना छोटा होते हुए भी वो मिल नहीं सकता, वो एक में एक नहीं हो सकता, उनका ग्रुप नहीं बन सकता। समझ में आ रही बात? जैसे पुद्गल का ग्रुप बन जाता है ना, अब इसको आपने तोड़ दिया, फिर से जोड़ सकते हैं कि नहीं? जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं ना, जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जाती है। इसको तोड़ने के बाद फिर से जोड़ सकते हैं। तो ये ताकत मात्र पुद्गल द्रव्य में होती है, काल द्रव्य में नहीं होती। काल द्रव्य तो सिंगल सिंगल ही रहता है, वो मिलता भी नहीं है और एक जगह से दूसरी जगह जाता भी नहीं है। जहां वो एक प्रदेश के ऊपर बैठा हुआ है वहीं बैठा रहता है। समझ में आ रही बात? और एक एक प्रदेश के ऊपर एक 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 कालानु स्थित है। ऐसे असंख्यात प्रदेश पूरे लोक के अंदर है। ऐसे छोटे छोटे कितने प्रदेश हैं? बोले असंख्यात प्रदेश पूरे लोक के अंदर है और उस एक एक प्रदेश के ऊपर एक एक कालानु स्थित है। इसलिए वो सिंगल होने के कारण, एक प्रदेशी होने के कारण उसे अस्तिकाय नहीं कहा जाता। पुद्गल को क्यों कहते हैं? यदि पुद्गल परमाणु होगा तो वो भी एक प्रदेशी है, उसे भी अस्तिकाय में नहीं कहा जाएगा। ठीक, पर वो जब मिल सकता है, उसमें मिलने की पावर है, तो मिलने की पावर होने के कारण उसे बहुप्रदेशी कहा जाता है, माने वो अस्तिकाय में आता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो आकाश के जितने भाग को एक पुद्गल परमाणु घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं। अब जब द्रव्य संग्रह पढ़ेंगे तो और विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। लोया या सपदेशे इक्किक केजे ठियाहु इक्किक्का रैनानम राशि इव ते कालानु असंख्य दौवानी। ऐसा सूत्र दिया, ऐसा छंद दिया। वहां क्या कहा इस गाथा में? क्या कहना चाहते हैं? लोया या सपदेशे। लोयाया मतलब लोक आकाश के एक एक प्रदेश में। लोयाया सपदेशे माने लोक आकाश के, लोक आकाश के एक एक प्रदेश पर क्या है? लोयाया सपदेशे इक्किक केजे ठियाहु इक्किक्का। इक्किक केजे मतलब कि एक 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 करके ठिया, ठिया माने रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है? बोले रैनाणम राशि इव, रत्नों की राशि के प्रमाण, रत्नों की राशि के जैसे, जैसे रत्न एक 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 रखे हुए होते हैं, वैसे ही सेम टू सेम एक एक प्रदेश के ऊपर एक एक काल द्रव्य रखा हुआ है। समझ में आ रही बात? रैनानम राशि इव, और कितने हैं ये? बोले ते कालानु असंख्य दौवानी। कितने द्रव्य है ये? असंख्यात द्रव्य हैं। कितने हैं? असंख्यात द्रव्य हैं। ठीक, चलिए अब यहां तक अपन रुकते हैं। अब अगला प्रश्न अपन चलते हैं कि किस द्रव्य के कितने प्रदेश होते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया, अब बस पढ़ना है कि किसके कितने प्रदेश होते हैं।
ठीक, देखिए, जीव, धर्म, अधर्म और लोक आकाश। जीव, धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य का एक भाग जिसे हम लोक आकाश कहते हैं, उसके कितने प्रदेश हैं? बोले असंख्यात प्रदेश होते हैं। जीव असंख्यात प्रदेशी, धर्म असंख्यात प्रदेशी, अधर्म असंख्यात प्रदेशी और लोक आकाश भी असंख्यात प्रदेशी है। ठीक, अब अगला प्रश्न, पुद्गल स्कंध के, पुद्गल स्कंध होगा, जब पुद्गलों का ग्रुप होगा तो कितने प्रदेश हो सकते हैं? बोले संख्यात, असंख्यात और अनंत। इस तरह तीनों प्रकार के प्रदेश होते हैं, तीनों प्रकार आ सकते हैं। अब कितने पुद्गल परमाणु मिलेंगे? बोले 2 भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, 10 भी मिल सकते हैं, 15 भी मिल सकते हैं, असंख्यात भी मिल सकते हैं, संख्यात भी मिल सकते हैं या अनंत भी मिल सकते हैं। उसका कोई नाप तोल नहीं है। हमें क्या पता कि कितने मिले हैं, बताओ। अब इस पूरे बॉडी में कितने पुद्गल परमाणु हैं, बता सकते हैं क्या हम? नहीं बता सकते। असंख्यात भी हो सकते हैं, संख्यात भी हो सकते हैं, अनंत भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो ये जितने भी होंगे तो ये तीनों प्रकार के प्रदेश पुद्गल द्रव्य के होते हैं। ठीक, इस तरह तीनों प्रकार के प्रदेश है। और काल द्रव्य, तो काल द्रव्य और पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है, वो बहुप्रदेशी नहीं है। काल द्रव्य बहुप्रदेशी तो होगा ही नहीं, परंतु पुद्गल द्रव्य, पुद्गल परमाणु हो सकता है, उसमें पावर होती है। ठीक है, आई बात समझ में? नहीं आई? आई। किसी को नींद तो नहीं आ रही है? किसी के ऊपर से तो नहीं जा रहा है? वीडियो ऑन करो, बार बार क्यों बंद करते हो? क्या कहा? समझ में आई कि नहीं आई? पुष्पा जी, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? क्या हुआ? क्या क्या पढ़ लिया हमने? अब देखिए, अब थोड़ा सा विषय डीप में चला जाएगा, अब उसके बाद सरल आएगा। पंडित जी एक चीज पूछती हूँ, आपने समझाया तो है लेकिन एक बार और पूछ रही हूँ। यहाँ लिखा है जीव, धर्म, अधर्म और लोकाकाश तो असंख्यात प्रदेश है, और आकाश अनंत प्रदेशी है। मैंने यहाँ पे लिखा तो है, लोकाकाश और आकाश तो एक ही है ना? हाँ, लोक आकाश और आकाश तो एक ही है। एक ही होते हुए भी यहाँ लोक लगा हुआ है सामने, तो लोक के अंदर जितना आकाश है, लोक के अंदर, तीनों लोक का वो नक्शा है ना, उस नक्शे के अंदर जितना आकाश द्रव्य है वो तो असंख्यात प्रदेशी ही है। लोक के अंदर का आकाश वो तो असंख्यात प्रदेशी ही है। और पूरा आकाश द्रव्य यदि देखा जाए तो पूरा आकाश द्रव्य माने अंदर का भी और बाहर का भी, यदि दोनों को मिला करके देखा जाए तो दोनों को मिला करके देखने पर अनंत प्रदेशी ही होगा। ठीक है, और बाहर का भी देखे तो बाहर का तो अनंत प्रदेशी है ही, बस असंख्यात प्रदेशी कौन सा है कि अंदर का है, बस अंदर का लोक आकाश असंख्यात प्रदेशी है। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी को? यदि नहीं हो तो अब आगे दूसरा विषय चालू होने वाला है। कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हैं। अब तत्वार सूत्र की चर्चा अपन चालू करेंगे। पूछिए, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हो। देखिए, ये वस्तु का स्वरूप है, ये 6 द्रव्यों को हम थोड़ा डिटेल में समझ रहे हैं। हम इसको पढ़ करके क्या फायदा होगा हमें? क्या फायदा होगा? बोले हमारी मिथ्या मान्यता हमारे अंदर से निकल जानी चाहिए। क्या मिथ्या मान्यता है? इसको पढ़ के क्या मिथ्या मान्यता निकलेगी? इसका आकार उतना है, ये इतने प्रदेशी है। अरे ये इसको पढ़ के भी हमारी मिथ्या मान्यताएं निकल सकती हैं, सम्यक दर्शन हो सकता है। आचार्य कुंद कुंद देव ने ऐसे ही पंचास्तिकाएं नहीं लिख दिया। अब यही बात को उन्होंने इतने लंबे ग्रंथ में समझाया। क्या क्या समझाया होगा वहां? क्या क्या लिखा हुआ होगा?
कि बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं की हैं, और इसको पढ़ करके भी हम सम्यक दर्शन ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? कि मैं तो बहुप्रदेशी द्रव्य हूं, मैं असंख्यात प्रदेशी द्रव्य हूं। और हमें जो डर लगा रहता है ना कि अरे अब मेरा हाथ कट गया तो अब क्या हो जाएगा, अब मैं मर गया तो अब क्या हो जाएगा, मैं तो ठिंगना ही रह गया अब क्या हो जाएगा, मैं तो फैलता ही जा रहा हूं अब क्या हो जाएगा। बोले कुछ नहीं होगा, तुम्हारे असंख्यात प्रदेश जितने हैं उतने ही रहेंगे, एक भी प्रदेश कम ज्यादा नहीं होगा, तुम्हारे आकार में कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। चाहे तुम चींटी के आकार में चले जाओ, चाहे गधे के आकार में चले जाओ, चाहे हाथी के आकार में चले जाओ, बड़े हो गए तो भी उतने ही रहोगे, छोटे हो गए तो भी उतने ही रहोगे। असंख्यात प्रदेश में एक भी कम ज्यादा नहीं हो सकता। इसलिए हम कभी बड़े हो गए तो भी ज्यादा घमंड नहीं, और ज्यादा छोटे रह गए अरे अब तो मैं छोटा ही हूँ, बोले ये छोटा बड़ा आकार जो दिखाई दे रहा है ये तो शरीर का आकार है, जीव का आकार नहीं है। जीव का आकार क्या है? ये जीव का आकार तो असंख्यात प्रदेशी है, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता, उसे कुछ भी नहीं हो सकता। हमने पढ़ा था ना वो भगवान महावीर स्वामी की 10 शिक्षाएं, उसमें पहली शिक्षा है, क्या है पहली शिक्षा? सभी आत्माएं बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये किस अपेक्षा से बात कही? सारे बराबर है, सब एक जैसे हैं, जैसे अनंत भगवान है, जैसे सिद्ध भगवान है, जैसे महावीर परमात्मा है, वैसे ही सेम टू सेम सबकी आत्मा बराबर है कि नहीं? सबके आकार बराबर है कि नहीं? अब हम शरीर की अपेक्षा से देखते हैं, शरीर ही हमें दिखाई देता है, तो शरीर की अपेक्षा से देखेंगे तो बोलते हैं तुम्हें सब छोटे मोटे पतले ढेबरे सब दिखाई देंगे। पर ऐसे यदि तुम आत्मा की अपेक्षा से देखोगे तो तुम्हें कोई भी फर्क दिखाई नहीं देगा, सब समान दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए अब कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो हम आगे चलते हैं। अब आगे बहुत सुंदर विषय आने वाला है। आई बात समझ में सबके? और कोई प्रश्न हो तो लिख लेना और अगली क्लास में पूछना। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है, ये तो सबने पढ़ा हुआ है। तत्वार सूत्र का सूत्र है उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। सत सत जो पढ़ा था ना हमने, सत मतलब वस्तु को सत कहा जाता है। क्यों कहते हैं सत? वस्तु को सत क्यों कहते हैं? 6 सामान्य जिसकी द्रव्य सत्ता हमने, है 6 सामान्य जिसकी गुण जब हमने पढ़े थे तो 6 सामान्य गुणों की चर्चा करते समय हमने ये पढ़ा था कि वस्तु को जिसकी वस्तु क्यों कहते हैं, वस्तु को द्रव्य क्यों कहते हैं, वस्तु को सत क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, सत क्यों कहते हैं? बोलो सत्ता है, किसके ध्यान में है? क्योंकि उनकी सत्ता है। सत्ता है, चलो वेरी गुड, थोड़ा सा सही है, और थोड़ा बताना है। तो सही है, आपकी बात सही है, थोड़ा सा और बताना है। मैंने ये भी बता दिया 6 सामान्य गुणों में से जब हमने पढ़े थे तब हमने पढ़ा था कि वस्तु को वस्तु क्यों कहा, बोले वस्तुत्व गुण के उसमें कारण। वस्तुत्व नाम हाँ, वस्तुत्व नाम का हाँ, गुण है इसके लिए। द्रव्य क्यों कहा उसे? मैं उसमें जीव द्रव्य द्रव्यत्व हूँ, मुझे द्रव्य नाम किसने दिया? बोले द्रव्यत्व गुण के कारण। अब ऐसे ही सत, सत की भी चर्चा की थी हम कि सत नाम क्यों पड़ा, वस्तु को सत क्यों कहते हैं? क्योंकि वो आचार्य उमा है, स्वामी ने भी क्यों कहा? हाँ? क्योंकि वो है उसकी सत्ता है इसलिए। सत्ता है इसलिए। और थोड़ा कविता जी बोलिए। बोलो क्यों कहते हैं, सत क्यों कहते हैं? चलो आपकी बात सही है कि उसकी सत्ता है इसलिए। अब वहां हमने क्या पढ़ा था
क्योंकि उसके अंदर, प्रत्येक द्रव्य के अंदर अस्तित्व नाम का गुण होता है। ये सामान्य गुण है ना, तो अस्तित्व नाम का गुण सभी द्रव्यों के अंदर पाया जाता है, इसलिए उसे सत कहते हैं। क्या कहते हैं? सत कहते हैं। सत नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उस वस्तु के अंदर अस्तित्व नाम का गुण है। वस्तु को वस्तु नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उस वस्तु के अंदर वस्तुत्व नाम का गुण है। समझ में आ रही बात? तो सत क्यों कहा? क्योंकि उसके अंदर अस्तित्व नाम का गुण है, उसकी सत्ता है, उसका एग्जिस्टेंस है, वो वस्तु है। कौन कौन सी वस्तु है? बोले 6 प्रकार की वस्तुएं हैं। 6 प्रकार की वस्तुओं के अलावा और कुछ है क्या? बोले कुछ नहीं है। कुछ पैदा होता है क्या? बोले कुछ पैदा नहीं होता। कुछ खत्म होता है क्या? बोले कुछ खत्म भी नहीं होता। कुछ नई वस्तु उत्पन्न होती है क्या? 7वां द्रव्य होता है क्या उत्पन्न? 7वां द्रव्य उत्पन्न नहीं होता। कोई खत्म होता है क्या? 6 में से एक आध खत्म हो गया, काल द्रव्य खत्म हो गया, उद्गल द्रव्य खत्म हो गया? बोले कोई खत्म नहीं होता। जितने अनंत जीव द्रव्य है उतने ही रहते हैं, जितने अनंत पुद्गल द्रव्य है उतने ही रहते हैं। एक भी पुद्गल परमाणु बढ़ता नहीं है, एक भी पुद्गल परमाणु घटता नहीं। अनंत अनंत पुद्गल परमाणु जैसे के तैसे रहते हैं। धर्म अधर्म आकाश, बोले ये तो कुछ कम ज्यादा होते होंगे? बोले कोई कम ज्यादा नहीं होता है, वो जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं। और काल द्रव्य भी असंख्यात है तो असंख्यात ही रहेंगे। एक भी असंख्यात में से एक भी खत्म हो गया ऐसा नहीं हो सकता, और एक भी उसमें बढ़ गया ऐसा भी नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात? ये तो अनादि से जितने हैं उतने ही रहते हैं। बस क्या बदलता है, क्या चेंज होता है, क्या बदलेगा? बोले वही यहाँ बताने वाले हैं। क्या चेंज होगा? कि मात्र पर्याय चेंज होते हैं, मात्र पर्याय बदलती है। बाकी द्रव्य एक भी कम ज्यादा नहीं होता और एक भी बढ़ता नहीं है, छोटा नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। ठीक है? तो सत, सत क्यों कहा? क्योंकि उस वस्तु की सत्ता है, इसलिए उसे सत कहते हैं। और सत मतलब क्या होता है? बोले उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। बोले जिसमें उत्पाद व्यय और ध्रुवता ये तीनों चीजें होती है उसे सत कहते हैं। और सत द्रव्य लक्षणम, ये सत जो है ये द्रव्य का लक्षण है। माने लक्षण का अर्थ क्या है? ये द्रव्य का स्वरूप ही ऐसा है। पहचान है। वही बातें यहाँ कहेंगे। उत्पाद मतलब क्या, व्यय का अर्थ क्या होगा, और द्रव्य किसे कहते हैं? तो देखिए बहुत सिंपल है, पर समझने के लिए एकदम मार्मिक चर्चाएं हैं। ये यदि समझ में आ जाती है तो सारा दुख दर्द हमारे में से निकल जाएगा, सारा भ्रम निकल जाएगा, सारी एकदम मिथ्यापना निकल जाएगा। ठीक, देखिए क्या लिखा यहाँ। उत्पाद किसे कहते हैं? उत्पाद मतलब क्या? उत्पाद का अर्थ होता है उत्पन्न होना। उत्पाद मतलब उत्पन्न होना। तो किसे कहते हैं उत्पाद? बोले द्रव्य में। किसमें? द्रव्य में क्या होगा? नवीन पर्याय की उत्पत्ति। द्रव्य में किसकी उत्पत्ति? नवीन पर्याय की उत्पत्ति, उसको उत्पाद कहते हैं। नवीन पर्याय की उत्पत्ति को उत्पाद कहते हैं। उत्पाद मतलब उत्पन्न होना। क्या उत्पन्न होता है? क्या उत्पन्न होता है? पर्याय। बोले 6 द्रव्यों के अंदर मात्र पर्याय उत्पन्न होती है। गुण उत्पन्न होते क्या? गुण उत्पन्न होते क्या? बोले गुणों की उत्पत्ति नहीं होती। द्रव्य उत्पन्न होते क्या? बोले द्रव्यों की उत्पत्ति नहीं उत्पत्ति होती। नहीं होती। होते क्या द्रव्य उत्पन्न? द्रव्य भी उत्पन्न नहीं होते, गुण भी उत्पन्न नहीं होते। तो क्या उत्पन्न होता है? साफ साफ लिखा हुआ है, क्या उत्पन्न होगा? कि द्रव्य में पर्याय। पर्याय की उत्पत्ति होती है। पर्याय की नवीन उत्पत्ति हुई, ठीक है, उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट, व्यय किसे कहते हैं? व्यय, व्यय मतलब नष्ट होना।
व्यय मतलब खत्म हो जाना। तो क्या खत्म होता है? देखिए क्या लिखा कि द्रव्य में पूर्व पर्याय, द्रव्य में पूर्व पर्याय का त्याग, पूर्व पर्याय का त्याग, उसे व्यय कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? व्यय कहते हैं। कोई उदाहरण बता सकता है इसका? उत्पाद व्यय, उत्पाद माने पर्याय की उत्पत्ति, व्यय माने पूर्व पर्याय का अभाव। पूर्व में वो वस्तु जैसी थी वो वस्तु खत्म हो गई और उसी की नई वस्तु बन गई। बताओ कोई उदाहरण। जैसे अब पहले मैं पंडित जी, उदाहरण बताता हूँ। हाँ बोलिए। जैसे अभी हम इस पर्याय में है ना, तो ये अभी हमारा क्या होगा? उत्पाद है। और जो अगला जन्म लेंगे वो व्यय में आएगा ना? नहीं नहीं, ऐसे नहीं नहीं। है। इन्होंने पहले राइट बोला पंडित जी, मैं बताओ। जी मैं बता, हाँ बोलो बोलो। हाँ, लीला जी बता रहे, उनको बताने दो पहले। जैसे सोना है, सोना तो वही है, लेकिन उसकी पर्याय चेंज करे। जैसे उसकी कोई चीज बना दो तो उसकी नई पर्याय हो जाती है वो। थोड़ा क्लियर करो, हाँ, थोड़ा क्लियर करो, वो थोड़ा उत्पाद है। क्लियर करो। जैसे सोना है वो उत्पाद है, उत्पाद है। और आपने क्या पूछे? व्यय। और जो जैसे सोना है और पहले अंगूठी थी, सोने की अंगूठी थी, फिर उसको कन्वर्ट कर दिया, चूड़ी में बना दी। हाँ, तो वो व्यय हो गया। वो अंगूठी थी वो व्यय हो गई। बराबर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या कहा? जैसे सोना है, अब सोने की पहले अंगूठी थी या पहले बिस्किट था? सोने का बिस्किट था, ठीक। अब सोने का बिस्किट था, अब हमने क्या किया? सुनार को दिया, और सुनार को देने के बाद उस सोने के बिस्किट का एक हार बनाया। क्या बनाया? हार बनाया। तो वो बिस्किट रूप पर्याय, वो बिस्किट की पर्याय व्यय हो गई, वो चली गई, तो वो खत्म हो गई ना। तो वो खत्म हो गई, उसे कहते हैं व्यय। और नई क्या उत्पन्न हुई? बोले नई उत्पन्न हो गई हार रूप पर्याय। हार रूप पर्याय हो गई ना, तो वो उसकी हार बन गया। तो बोले वो हार रूप पर्याय, वो उत्पत्ति माने उसको कहेंगे उत्पाद। चलो बहुत बढ़िया। और बताना है। सब जगह चलता रहता है, ये सब तरफ और चलता अनिल रहेगा। बता रहे और पंडित जी, हाँ बोलो। अनिल बता रहे हैं। हाँ अनिल बोलो। जैसे अभी प्लास्टिक की कोई चीज बन सकती है, हाँ बनाओ कोई अगर चीज। प्लास्टिक की कोई थैली है तो उसकी बैग बन सकती है। हाँ बनाओ बनाओ कोई चीज बनाओ। प्लास्टिक की क्या बनाई आपने? क्या बनाई? प्लास्टिक की बाल्टी बनाई। क्या बनाई? प्लास्टिक की बाल्टी बनाई। पहले प्लास्टिक कैसा था? बोतल। चलो प्लास्टिक की बोतल बना दो। अब प्लास्टिक की बोतल को क्या करना है? जलाना है। जला दिया, पानी पानी हो गया। पानी पानी होने के बाद बोले वो बोतल रूप पर्याय थी, वो बोतल का व्यय हो गया। और पानी पानी जो बना ना, तो वो पानी की उत्पत्ति हो गई। अब वो पानी से फिर क्या होगा? कि वो पानी से फिर से बाल्टी बन जाएगी। फिर से क्या हो जाएगा? फिर से बाल्टी बन जाएगी। तो वो पानी रूप पर्याय का हो गया व्यय, वो बाल्टी रूप पर्याय का हो गया उत्पाद। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? पेड़ है, पेड़, पेड़ लगा हुआ है, पेड़ के ऊपर बनाओ कोई, बताओ जल्दी। पेड़, पेड़ के ऊपर नए पत्ते लग जाना, नए पत्तों का आना, यह है उत्पाद, उत्पाद। उत्पाद। पुराने पत्तों का निकल और जाना, गिर जाना व्यय, व्यय। ये व्यय हो गया। ठीक है। हम बचपन में छोटे से थे, तो हमारे बचपन पने का हुआ व्यय। अब हम बड़े हो गए, तो बड़े हो गए इसका मतलब हमारे उत्पत्ति। उत्पत्ति हो गई, उत्पाद हो गया। द्रव्य में कुछ बदलाव आया क्या? बोले द्रव्य में बदलाव नहीं आया, पर्याय बदली मात्र बस। और उदाहरण बताना है।
दूध, दूध का हमने क्या किया, दूध का हमने दही बनाया, वही बना। क्या बनाया, दूध का दही बनाया। तो दूध रूप पर्याय का हुआ व्यय और दही रूप पर्याय की हुई उत्पत्ति। दही रूप पर्याय की क्या हुई, उत्पत्ति हो गई। अब दही रूप पर्याय की फिर से हो गई व्यय, दही रूप पर्याय का फिर से व्यय हो गया, तो फिर क्या बना, बोले फिर बना छाछ बन गया, छाछ बन गया ना। अब छाछ की उत्पत्ति हो गई, तो दही रूप पर्याय की व्यय हो गया। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? अब फिर से बनाओ, कोई और उदाहरण बताओ। एकदम एकदम से आ गई पंडित जी। आ गई समझ में? अब और बताओ, ऐसे सब पंडित जी, तरफ लगा सकते हैं अपन, ये कोई बताओ ऐसा पंडित उदाहरण अभी नहीं ज्यादा है। बनाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं चल जरूरत समझ गए है, हैं। उसके बिना समझ में नहीं आता है। बोलो, कोई भी उदाहरण बना सकते हो। मैं बताऊं जिस पंडित? किसी को वस्तु को देखोगे उसमें आपको उदाहरण दिखाई देगा। सब तरफ हर एक द्रव्य में ये काम चल ही रहा है, उत्पत्ति व्यय, उत्पत्ति व्यय, ये सारे द्रव्यों के अंदर चल रही है। बोलो, कौन बोल रहा है? मैं बोलूं पंडित जी? हाँ बोलिए। जैसे कि मिट्टी है, मिट्टी का मटका बनाते हैं ना। हाँ राइट, वेरी गुड, बोलो। जैसे मिट्टी है, मिट्टी का लेके आकार से फिर उसका मटका बनाते हैं, तो वो उत्पाद हो गया मिट्टी, और वह हो गया मटका। नहीं नहीं, फिर से बोलो। जैसे कि मिट्टी है, मिट्टी हाँ, है, अब मिट्टी का क्या बनाया आपने? वो मिट्टी का मटका बनाया। मिट्टी का मटका बनाया, तो मटके हाँ, रूप मिट, मटका बन गया ना। अब हाँ वो मिट्टी का मटका बन गया तो वो उत्पत्ति हो गई, क्या हो गई, उत्पत्ति, उत्पत्ति हो गई। और व्यय किसका हुआ? उसका आकार दिया उसका ना, मिट्टी का। नहीं नहीं, वो मिट्टी रूप पर्याय का व्यय हो गया। वो वो पहले तो उत्पाद थी है, मिट्टी, वो हाँ। मिट्टी उत्पाद थी है। ना पहले, पहले की मिट्टी थी, तो उसका व्यय हो गया, उस मिट्टी रूप पर्याय का व्यय हो गया। व्यय हो गया मतलब वो खत्म नहीं हुई। तो हाँ, वो जो पर्याय चल रही थी मिट्टी रूप, अभी हम उसको मिट्टी कह रहे थे, अभी हम ओके। क्या कह रहे थे, मिट्टी कह रहे थे। अब उसी मिट्टी की मटका बन गया, अब क्या कहते हैं उसी वो मिट्टी को? उत्पाद हो गया, उत्पाद हो मटका उत्पाद मटका हो कह गया, देते हैं। क्या कहते हैं, मटका कह देते हैं। तो मटके का ऐसे उत्पाद ही हो उस गया। मटके रूप पर्याय की उत्पत्ति, मिट्टी रूप पर्याय का अभाव। अब फिर से कोई आएगा नया, तो मटके को तोड़ देगा, फिर दूसरा कुछ बना देगा। ठीक, चलो बहुत ओके। बढ़िया। और कोई और उदाहरण? बताओ, मैं बताऊं? हाँ बोलो। जैसे अभी मैं घी निकालने का बता रही हूँ। हाँ? मैंने मलाई ली, मलाई मलाई को मतलब पीसा, तो वो मैंने किया व्यय, और उसमें से घी निकाला, तो मैंने घी की उत्पत्ति कर दी मैंने। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। घी रूप पर्याय की हुई उत्पत्ति और मलाई रूप पर्याय की हुआ व्यय। ठीक, दो बातें हो गई। फिर से और कोई दूसरा उदाहरण? सब तरफ बताना है, सिद्ध भगवान में लगाओ कोई। अब थोड़ा इधर आते हैं, सिद्ध भगवान में लगाओ। पंडित जी, अरिहंत अवस्था में वे हो पंडित जाता है। जी, हाँ बोलो। मैं एक अपने खिलौने का बता सकता हूँ। हाँ बोलो बोलो। अभी जैसे मैंने एक घर बनाया है, तो फिर इसको हाँ तोड़ के मैं बिल्डिंग बनाऊंगा। बस। हाँ, तो उत्पाद क्या हुआ और व्यय क्या हुआ? ये घर को तोड़ा वो व्यय हुआ, और बिल्डिंग को बनाया वो मैंने उत्पत्ति किया। वेरी गुड वेरी गुड। क्या कहा कि घर को तोड़ दिया, अब घर रूप पर्याय का हो गया व्यय और बिल्डिंग बन गई। अब बिल्डिंग रूप पर्याय की हो गई उत्पत्ति। समझ में आ रही बात? और उदाहरण बताना है, सबको बोलना है। पंडित बोलो। जी, पंडित जी, अरियंत का हाँ ट्राई बोलो, करो। अरिहंत परमात्मा। अरियंत व्यय है, अरियंत भगवान व्यय ही है, और उसकी उत्पाद सिद्ध भगवान। सिद्ध बराबर। भगवान हाँ, उत्पत्ति। चलो ठीक है। ठीक है। अरिहंत पर्याय का व्यय हुआ। अभी जो हाँ, अरिहंत परमात्मा थे यहाँ बैठे हुए,
अर्हंत रूप पर्याय उनकी चली गई, उसकी उसका व्यय हुआ। हाँ। सिद्ध रूप साक्षात पर्याय प्रकट हो गई, तो बराबर सिद्ध ना? रूप पर्याय की उत्पत्ति हो गई। बराबर ना? और इसमें बहुत सारे लग सकते हैं। संसार रूप पर्याय का अभाव, संसार रूप पर्याय का व्यय, और मुक्त रूप पर्याय की उत्पत्ति। ठीक है, चलो और बताओ, और बोलना है, सब तरफ लागू होगा ये, कोई पदार्थ ऐसा रेखा नहीं भाभी, नहीं रेखा लगेगा। भाभी बोलो। अभी ये बड़ी बड़ी पर्यायों की बात कर रहे हैं अपन, अभी और सूक्ष्म में जाना है। हाँ बोलो रेखा जी। हंसना मत, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे अब हम सब आत्मा ही हैं, अगर इसमें धर्म की प्रभावना हो गई तो आत्मा से परमात्मा हो जाएंगे। हाँ, तो इसमें उत्पाद क्या है और व्यय क्या है? आत्मा से परमात्मा बन गए, तो परमात्मा रूप पर्याय की उत्पत्ति, परमात्मा रूप पर्याय की उत्पत्ति, और व्यय किसका हुआ? आत्मा व्यय किसका हुआ? व्यय किसका? हमारा परमात्मा रूप पर्याय की उत्पत्ति हो गई, परमात्मा तो हम बन गए। और बोले बहिरात्मा जो थे, अंतरात्मा जो थे, मिथ्या दृष्टि जो थे ना, तो मिथ्या दृष्टि रूप पर पर्याय की व्यय हुआ, तो सम्यक दर्शन रूप पर्याय की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, बहिरात्मा जो थे ना, हम पहले शरीर को ही आत्मा मान करके बैठे थे, बोले वो बहिरात्मापना छूट गया, वो पर्याय का व्यय हुआ। कौन सी पर्याय उत्पन्न हुई? कि साक्षात परमात्मा रूप पर्याय उत्पन्न हुई। ठीक, तो ये हुआ उत्पाद। चलो बहुत बढ़िया, और बोलना है। राग द्वेष के बारे में। हाँ, राग द्वेष के भी बारे में लगा सकते हैं, सब तरफ लगा सकते हैं। जो जो चला गया, क्या क्या चला जाता है? बताओ, क्या चला जाता है? क्या परमानेंट रहता है? कि कुछ परमानेंट नहीं रहता, सब चला जाता है। बोले जो जो चला जाता है वो व्यय, जो जो आने वाला है वो उत्पाद। क्या चला जाता है और क्या आता है? बोलो। जैसे और बोलना है, पंडित कितने जी उदाहरण है, दूध, कितने उदाहरण? हाँ बोलो। जैसे दूध का हम मावा बना रहे हैं, तो दूध जब जला देंगे तो दूध का तो हो जाएगा व्यय, और जो मावा बनेगा उसका हो हाँ, जाएगा उत्पाद। मावा हाँ, बनेगा तो उसका हो जाएगा मावा उत्पाद, हो गया दूध का उत्पाद, हो गया और व्यय, हम्म मावा का हो गया उत्पाद। वेरी गुड। चलो और बाकियों को भी बोलना है। बोलो मंजू जी, बोलो, कुछ भी जैसे बनाओ, कुछ भी। पानी होता है, हाँ, पानी को हम जमा देते, बर्फ में बना देते, तो बर्फ उसका उत्पाद हो गया और पानी उसका व्यय हो गया। पानी का व्यय हो गया, पानी का व्यय हो गया, बर्फ रूप पर्याय की उत्पत्ति हो गई। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। और सिद्ध भगवान जो 8 कर्मों का नाश कर देते, तो वो उनका व्यय हो गया, और जो सिद्ध बन गए वो उनका उत्पाद हो गया ना। 8 कर्मों का नाश वो हो गया व्यय, और 8 गुणों की उत्पत्ति, 8 गुणों की उत्पत्ति वो हो गया उत्पाद। ठीक है, चलो और बोलो। अनिल की मम्मी बोलो। चंदा, बोलो। चंदा बोल। हाँ चंदा जी बोलो, है क्या? नहीं नहीं है पंडित जी। अभी थी शायद, लेफ्ट हो। हाँ, पंडित जी अपने समझ में पढ़ाई से आया? रिलेटेड बोलो। नहीं आया समझ में? क्या पंडित क्या जी अपनी कहना पढ़ाई चाहते से हैं? रिलेटेड बोल लो। हाँ, किसी से भी रिलेटेड बोलो। अरे हम पहले 10 बजे तक पढ़ते थे, वो हो गया व्यय, और अभी 10:30 तक पढ़ते हो उत्पाद। ये हो गया व्युत्पाद। चलो बहुत बढ़िया। और प्रति समय लगा सकते हैं, प्रति समय, ये उत्पाद और व्यय बहुत बड़े बड़े नहीं है, तो प्रति समय हो रहा है। क्या हो रहा है प्रति समय? कि प्रति समय पर्याय उत्पन्न होती है, उसे कहेंगे उत्पाद, और प्रति समय पुरानी पर्याय व्यय हो जाती है, उसे कहेंगे व्यय। समझ में आ रही बात? तो ये 2 चीजें पढ़ ली हमने आज। क्या क्या पढ़ लिया? उत्पाद
और व्यय, और ये किस में होता है उत्पाद और व्यय? बोले मात्र पर्याय के अंदर ही होगा, पर्याय के अलावा और किसी में नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात? अभी मैं बोलता जा रहा हूं तो जो जो बोल दिया उसका हुआ व्यय, और जो जो आगे आएगा उसकी हुई उत्पत्ति। समझ में आ रही बात? जो हमारा पुराना साल बीत गया उसका हुआ व्यय, और आगे आने वाला बोले कंटिन्यू जो अभी आ रहा है वर्तमान में उसे कहते हैं उत्पाद। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे सब तरफ लगा सकते हो, हर एक पदार्थ में लगा सकते हो, चाहे पुद्गल हो, चाहे धर्म हो, चाहे अधर्म हो, जहां जहां परिवर्तन हो रहा है वहां सब तरफ ये बातें लागू हो सकती हैं। ठीक, और सोचना और विचार करना। अभी और आगे एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आने वाला है, उसकी चर्चा अभी हम इसमें तीसरा एक पदार्थ है ना ध्रुव्य, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो उसकी भी चर्चा अपन अगली क्लास में अभी करेंगे। सभी सोचना, सभी सोच करके विचार करके आना, और उदाहरण सोच के आना, मैं अगली क्लास में और पूछूंगा। ठीक, चलिए अभी कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो बाकी चर्चा अपन अगली क्लास में करें। ये समझने से पंडित जी जब स्वाध्याय करते तो उसमें ऐसे वर्ड आते हैं उत्पाद व्यय, तो अब आसानी हो जाती है ना ये समझने में। हाँ, आसानी भी हो जाती है, और वो एक एक शब्द से सम्यक दर्शन हो सकता है, इतना इम्पोर्टेंट है। जिनवानी का एक भी शब्द बिना सम्यक दर्शन के नहीं होता है, सब शब्दों को पढ़ करके सम्यक दर्शन ले सकते हैं, बस निकालने वाला चाहिए, बस उसमें से वीतरागता निकालना आना चाहिए। इतने इम्पोर्टेंट है ये जिनवानी के शब्द, ऐसे ही नहीं लिखे हैं, कितना जोर लगा करके, कितना दिमाग लगा करके लिखे हुए होंगे, ये हमें सोचना चाहिए। ठीक है, चलिए और सोच के आना, और कम से कम 10-10 उदाहरण लिख के लाना सभी, मैं पूछूंगा 10-10 तो कम से कम होना ही चाहिए। ठीक, चलिए जिनवानी स्तुति करेंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ रो, सदा देत हूँ रो।